इस वीडियो में जितने भी प्राइसेस है वो आज के तारीख के हिसाब से है। और ये जो प्राइसेस है सारे सेकंड हैंड है। ठीक है, नए कंप्रेसर के प्राइसेस अलग होते हैं तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर हैदर है और आपको मैं यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंप्रेसर के प्राइसेस के बारे में। अगर आप अपने नॉर्मल फ्रिज या डीप फ्रीज़र को इन्वर्टर कंप्रेसर में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो उस पर खर्चा कितना आएगा, इसके सर्किट की प्राइसेस क्या है, अगर आपके इन्वर्टर कंप्रेसर का सर्किट ख़राब हो जाए तो उसकी प्राइस क्या होगी और आपको कौन सा लेना चाहिए। तो ये सभी सवालों का मैं आज इस वीडियो में खुलासा करूंगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी इन्वर्टर कंप्रेसर्स के बारे में और मैंने एक शॉर्ट वो रिव्यू दिया था इन्वर्टर कंप्रेसर की वर्किंग और उसके सर्किट के बारे में, जिस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कमेंट्स आ चुके हैं कि भाई इसकी प्राइस, इसका खर्चा, सब कुछ आप बता दीजिए। तो इस वीडियो में मैं ये सब चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। और जो लोगों ने कमेंट्स किया था, क्वेश्चन किया था और मैं उस वक्त जवाब नहीं दे पाया, तो उसके लिए मैं माजरत हुआ हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंप्रेसर के बारे में। तो अगर हम मार्केट में देखें तो कई ब्रांड्स के कंप्रेसर अवेलेबल है लोकल मार्केट्स में, जिसमें न्यू भी अवेलेबल हो सकते हैं। सेकंड हैंड ज़्यादातर यूज़ में आते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं, जिसमें हमारे साथ एल जी, सैमसंग यमराको, इसी तरह इलेक्ट्रोलैक्स, सारे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो यूज़ होता है ज़्यादातर वो यमराको और इलेक्ट्रोलैक्स का यूज़ होता है, और इसमें जो फर्स्ट नंबर पर यूज़ ज़्यादा होता है वो यमराको कंप्रेसर का होता है। तो पाकिस्तान मार्केट का एक अलग ही तरीका है कंप्रेसर के बेचने का। यहाँ पर लोग वाट्स को नहीं देखते, ज़्यादातर वाट्स को नहीं देखते कि भाई ये कितने वाट का है, ये या ये कितने फ्रिज में काम करेगा। ज़्यादातर ये डिपेंड करता है साइज़ पर, यानी ये कंप्रेसर जो है वज़न में कितना है, तो वो साइज़ को जज करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग वज़न को देखकर ही कंप्रेसर की प्राइसेस लगाते हैं। जितने भी मैं गया हूँ मार्केट, तो वो सिर्फ साइज़ को देखते हैं भाई कि ये कितने साइज़ का है और उसका कितना प्राइस होना चाहिए। तो मैं पेशावर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलेक्स है या यमराको के मॉडल्स है, जिसमें हमारे साथ अगर यमराको के मॉडल्स में बताऊँ तो इसमें ज़्यादातर 3 तरह के मॉडल्स आते हैं। जिसमें एक होता है FM एक्स वाई, उसके बाद 9C भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इसी तरह 11 भी हो सकता है। और दूसरा है यमराको का VEMY 7C, 8C, 11C। ये जो मॉडल्स है, ये इसकी जो वज़न होती है वो तकरीबन 6 से 7 केजी होती है। और इसका अगर प्राइस करें पेशावर के इर्द गिर्द मार्केट में, तो ये 5,000 में भी मिल सकता है। लेकिन जो ज़्यादातर इसका प्राइस चलता है वो 7, 7,500 रुपये चलता है। ठीक है। और अगर मार्केट थोड़ा गर्म हो जाए, यानी सीज़न बहुत ही तेज़ हो जाए, गर्मी ज़्यादा हो जाए, उसका डिमांड बढ़ जाए, तो उस सूरत में ये 9,000 तक का चल जाता है। और इसी तरह अगर हम इसके दूसरे मॉडल की बात करें जो है VEGY, इसी तरह 8H, इसी तरह 11, 9, 7, तो ये कंप्रेसर जो होते हैं वो तकरीबन 11 केजी या 10 केजी के आसपास होते हैं। तो ये थोड़े से बड़े होते हैं। तो इसकी जो प्राइस है वो 10 से लेकर 14,000 रुपये तक मार्केट में होती रहती है। ठीक है। तो आप इसको 10 से 14,000 रुपये में ले सकते हैं। लेकिन ये तो कंप्रेसर की प्राइसेस हो गई। और ये जो प्राइसेस मैं बता रहा हूँ ये सर्किट के साथ, यानी इसके साथ अपना जो पीसीबी होता है। लेकिन अगर आप जब भी एक कंप्रेसर खरीदते हो, या अगर आप ये मराको को लोगे या किसी भी दूसरे ब्रांड का लोगे, तो आपने ये ज़रूर श्योर करना है कि इसके साथ जो पीसीबी लगा हुआ है, जो ड्राइव लगा हुआ है, ये इसी कंप्रेसर के कंपनी का है और इसी के लिए बना हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप यमराको कंप्रेसर खरीद रहे हो, उसके साथ यमराको का वीएसडी ड्राइव आपको दे रहा है, तो वो इसी कंप्रेसर के लिए बना है। क्योंकि ये जो कंप्रेसर होते हैं ये वेरिएबल स्पीड होते हैं और डिफरेंट स्पीड्स पर काम करते हैं। तो आपने उसी स्पीड के हिसाब से इसको सर्किट लगाना ज़रूरी है। अगर आप दूसरा सर्किट लगाएंगे तो इसकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है या फ्रिज वगैरह है और उसको आप इन्वर्टर में शिफ्ट कराना चाहते हो, कन्वर्ट कराना चाहते हो, तो उसको आप
सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आजकल पाकिस्तान में जितने भी डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है और मैंने देखे हैं तो उसमें R600A वाले कंप्रेसर लगे होते हैं। जो रेफ्रिजरेंट उसमें यूज़ होता है वो R600A होता है। तो उसका जो एम्पेयर होता है वो 0.5 से लेकर 0.8 तक या 1 एम्पेयर तक होता है। तो अगर आप डायरेक्ट वापडा पर चला रहे हो तो उस सूरत में आपको ये नहीं करना चाहिए। बस ठीक है, इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है, इन्वर्टर कंप्रेसर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर अगर आपके पास सोलर सिस्टम है और आप चला रहे हो तो उस सूरत में भी इन्वर्टर कंप्रेसर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कंप्रेसर 0.7 या 0.8 एम्पेयर ले रहा है तो उस सूरत में इन्वर्टर पे शिफ्ट होना फजूल खर्ची है, यानी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल ना ही वापडा की सप्लाई अवेलेबल है या अवेलेबल है लेकिन लोड शेडिंग ज़्यादा है और आप एक ऐसे इलाके में रहे हो जिसमें सिर्फ यूपीएस या एक छोटा सा इन्वर्टर जो आता है 12 वोल्ट का, उससे आप ये कंप्रेसर चलाना चाहते हो, तो उस सूरत में आप एक नॉर्मल कंप्रेसर को नहीं चला पाओगे। क्योंकि नॉर्मल कंप्रेसर ज़्यादातर हाई टार्क लेते हैं तो उस सूरत में वो चलते नहीं हैं। तो उस सूरत में आपको इन्वर्टर कंप्रेसर यूज़ करना चाहिए। अब इसका जो आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो इस पर खर्चा कितना आएगा, ये भी मार्केट पर डिपेंड करता है। मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ। जैसे कि अगर इन्वर्टर कंप्रेसर पेशावर वगैरह में 7,000 रुपये में मिलता है तो हो सकता है लाहौर या कराची में थोड़ा सा सस्ता हो, क्योंकि ये जो कन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं ज़्यादातर कराची, लाहौर, यहाँ से ही पेशावर, वहाँ से ही पेशावर आते हैं। ठीक है, तो हर इलाके का अपना अपना रेट होता है। पेशावर में 5 से 6 हज़ार रुपये भी रेफ्रिजरेंट जो है वो चार्ज करते हैं। अगर गैस चार्जिंग की बात की जाए तो 5-6 हज़ार में वो चार्ज करते हैं सिर्फ। मैं अपने इलाके की बात करूँ तो यहाँ पर 3,500 से 4,000 रुपये मैं लेता हूँ। अगर मैं अपने वर्कशॉप में करता हूँ 3,500-4,000 रुपये मैं लेता हूँ। अभी 4,000 रुपये का रेट चल रहा है। और अगर कंप्रेसर की बात करें तो अगर कंप्रेसर छोटा लगना हो तो 7,000 रुपये का कंप्रेसर आ जाएगा, 4,000 रुपये की गैस आ जाएगी तो 11,000 रुपये हो गए। इसी तरह 1,000 रुपये इसकी ऑयल वगैरह और इसकी जो इस पर जो आने का खर्चा हो तो वो हो जाए तो 12,000 रुपये तो इस पर ये खर्चा आ गया। अब पुराना कंप्रेसर अगर ख़राब है तो आप अपने हिसाब से वो देख लीजिए को कितना स्क्रैप में करेगा, या अगर वो ठीक है तो वो आपके लिए कितने पैसों का कंप्रेसर बनता है तो आप उसमें से काट सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है बंदों पर कि वही कारीगर आपसे कितने पैसे ले रहा है। कुछ कारीगर पुराने कंप्रेसर को फ्री में ही ले लेता है तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जो एवरेज है वो लोग ले रहे हैं कि 12,000 से 18,000 रुपये ले रहे हैं। ये लोगों पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ये 7,000 रुपये वाला कंप्रेसर कोई लगाता है तो ये तकरीबन 10 या 11,000 रुपये लेने चाहिए। अगर इससे महंगा कंप्रेसर कोई लगा रहा है तो वो अपने हिसाब से इसका रेट फिक्स कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी वीएसडी ड्राइव के बारे में। इसका जो सर्किट है, पीसीबी है, अगर वो ख़राब हो जाए तो इसकी रिपेयरिंग पर कितना खर्चा आ सकता है। रिपेयरिंग की बात की जाए तो 500 से लेकर 1,200-1,400 रुपये तक इस पर रिपेयरिंग का खर्चा आ जाता है। अगर वो रिपेयर नहीं होता है तो ये जो पीसीबी सर्किट है अगर आप ऑनलाइन मार्केट में सर्च करोगे तो काफ़ी महंगा है। अगर आप कंप्रेसर को भी ऑनलाइन देखते हो या नए लेते हो तो काफ़ी महंगे, आपको वो लेना नहीं चाहिए। अगर आपका अपना ही आपने किसी ब्रांड से या हायर से या पेल से एक नया फ्रिज वगैरह ख़रीदा है तो वो कंपनी भी आपको 5-6 हज़ार रुपये में पीसीबी प्रोवाइड कर लेती है। आम लोकल मार्केट में आपको सेकंड हैंड पीसीबी 2,500 से लेकर 4,000 तक मिल सकते हैं बासानी। मैं पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूँ। अगर इंडिया से कोई देख रहा है तो वो अपने हिसाब से लगा दीजिए। ठीक है, तो 2,500 से 4,000 रुपये में आपको पीसीबी मिल सकता है। यूनिवर्सल पीसीबी भी अवेलेबल होते हैं जिससे आप कोई भी कंप्रेसर चला सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं एक पॉइंट नोट करता चला जाऊँ कि अगर आपका इन्वर्टर कंप्रेसर है और उसके साथ एक पीसीबी लगा हुआ है, अगर वो किसी भी ब्रांड का है और अगर आप दूसरा सर्किट उस ब्रांड का लगाते हो तो आपने देखना है कि भाई वो उसी कंप्रेसर के लिए डिज़ाइन है या नहीं है।
अगर मैं मिसाल देता हूँ इस यमराको कंप्रेसर का, तो यमराको कंप्रेसर पर हर एक कंप्रेसर पर लिखा होता है, जैसे कि मैं इस वाले कंप्रेसर, तो इस पे लिखा है 43 टू 150 हर्ट्ज। और इसी तरह इसके जो डीसी एम्पेयर है कुछ का 2.1 एम्पेयर होता है। इसी तरह इसके जो जो आउटपुट एम्पेयर है 2.1 एम्पेयर होता है, यानी जो कंप्रेसर को जाते हैं। और इसका जो वोल्टेज है किसी का 110, किसी का 220, ये डिफरेंट आ सकते हैं। 3 फेज का जो पीसीबी निकालता है 3 फेज सप्लाई, तो आपने उसी हिसाब से एक नया पीसीबी लगाना है उसी फ्रीक्वेंसी वाला। अगर आपका कंप्रेसर 43 टू 150 हर्ट्ज है और आप नया पीसीबी लगाते हो जो कि 130 हर्ट्ज तक चला जाता है, 120 हर्ट्ज तक चला जाता है, तो उस सूरत में आपका जो कंप्रेसर है वो रन तो करेगा, लेकिन उसकी जो कूलिंग है, परफॉर्मेंस है, वो कम हो जाएगी। अब अगर ज़्यादा वोल्टेज वाली या ज़्यादा हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाली पीसीबी लगाएंगे, तो उस सूरत में आपका कंप्रेसर जो है काफ़ी स्पीड पकड़ेगा, तो उस सूरत में वाइंडिंग खराब हो सकती है। तो ये जो सर्किट है मार्केट में आपको 2.5 से लेकर 4,000 रुपये पे मिल जाता है, लेकिन आपने खरीदना वो है जो आपके कंप्रेसर के साथ कंपेटेबल हो। के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।